हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया। आई वेलकम ऑल टू द यूनियन एकेडमी प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सभी का द यूनियन एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो आज हम इस चैप्टर को लेके आए हैं और इसमें अबोव प्रिंसिपल और n+1 का यूज़ करके किस प्रकार से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक गाइस, तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए कंसंट्रेट होकर देखना है। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अबोव प्रिंसिपल की। सबसे बात ओबव प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओबव प्रिंसिपल के बारे में ये बता दूं कि ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ये कोई एक जर्मन का कोई वर्ड है जिसको हम इस ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी के क्रम को यूज मतलब बताने के लिए यूज में लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो ओबव प्रिंसिपल सबसे पहले हमें बताता है क्या है, एनर्जी के बारे में बताता है। किसकी एनर्जी के बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक और सबसेल उपकोष दोनों की एनर्जी के बारे में बताता है। अब सबसेल, ऑर्बिटल्स एंड सेल होते क्या है, ये मैंने क्वांटम नंबर्स पहले पढ़ाया था, उसमें डिटेल से इसके बारे में चर्चा करिए। अगर किसी को ये पता नहीं है तो पहले वाले लेक्चर्स क्वांटम नंबर के नाम से हैं, उसको जाके, या सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल के नाम से भी एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, वो देख सकता है जाके। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं ओबव प्रिंसिपल की। ओबव प्रिंसिपल सबसे पहले तो बताइए कि सबसेल और ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो ये बता देता है। दूसरी ये बताता है कि हमेशा ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, तो कम एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ भरे जाएंगे। ये हमें कौन बताता है? अबोव प्रिंसिपल बताता है। ये बताता है क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कोई परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षाओं में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इसे मानो आप ये चक्कर काट रहे हैं, तो ये अंदर वाला के उपकोष था, बाहर वाला एल, ये एम, ये कोष है के एल एम, इसके अंदर उपकोष है, उपकोष के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब पहले वाले उपकोष में सबसे, अब ये और हमने ये भी पहले बता दिया था कि नाभिक से बाहर की तरफ, मतलब अंदर वाले कोष से बाहर वाले कोष की तरफ जैसे जाऊंगा ना, तो ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ेगा। ये भी मैंने पहले बता दिया था, ऊर्जा का लेवल हमेशा बढ़ता है। तो सबसे कम ऊर्जा क्या किस कोष की है? के की सबसे कम, फिर एल की, और सबसे ज़्यादा एम की। तो फिजिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है कि अगर कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा वस्तु है जो अगर स्टेबल अवस्था में रहना चाहेगा, तो हमेशा वह लोअर एनर्जी स्टेट में आके ही स्टेबल हो पाएगा। हमेशा वह लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि वहीं उसको स्थायित्व मिलता है। तो इस वही रूल यहाँ फॉलो होता है कि इसको अगर किसी भी कोष को अगर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्थायी होना है ना, तो उसको लोअर एनर्जी स्टेट में आना पड़ेगा। तो इसमें लोअर एनर्जी स्टेट किसकी है? के की है, एल की है, या एम की है? तो अब मैंने आपको बताया कि नाभिक से अंदर से बाहर की तरफ जाने पे ऊर्जा बढ़ती है, तो इसका मतलब सबसे ऊर्जा कम किसकी है? के कोष की। फिर सबसे उससे कम उससे ज़्यादा किसकी है? एल की है, और उससे ज़्यादा एम की है। तो मतलब सबसे कम तो के की हो गई, सबसे ज़्यादा एम की हो गई। तो सबसे कम वाला ज़्यादा स्थायी होगा ना, तो सबसे पहले किस में भरा जाएगा? इलेक्ट्रॉन के उपकोष में भरा जाएगा, फिर भरा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जब अब के में भर दिया तो वो स्थायी हो गया ना, तो उसके बाद में फिर बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों में, मतलब बाहर वाले कोषों में हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, और ऐसे इस प्रकार से हम। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम भरते कैसे हैं। जैसे आपको पता है कि अबाउट ने तो दो चीज़ें बताई कि ऑर्बिटल एंड सबसेल की एनर्जी के बारे में बताया, और ये बता दिया कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि जो कक्षक, जो कोष होते हैं ना, उसके अंदर जो सबसेल होते हैं उनको किस प्रकार डिनोट किया जाता है? 1s, 2s, 2p, फिर 3s, 3p एंड 3d। अब आपको अब आगे भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब समझाने की दृष्टि से इतने यूज में ले रहा हूँ मैं भी। अब आपको क्या पता रहेगा कि 1s की एनर्जी कम है कि 2s की ज़्यादा है, कि अब इन सब की एनर्जी के बारे में आपको कैसा पता लगेगा? अबव तो निकल लिया, मतलब वो जो भी जिसने भी दिया था वो तो निकल लिया, ये बता कि कम एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ बढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स को। अब आपको क्या पता है कि किसकी तो एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है, किस में पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, किस में बाद में भरोगे, कैसा पता लगेगा? तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा n+l रूल। यही होती है n+l रूल को बोलते हैं। इसमें n मुख्य क्वांटम संख्या होती है और l होती है द्विगुण क्वांटम संख्या। इसीलिए मैंने पहले आपको क्वांटम संख्या पढ़ाई थी। कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले वो पहले इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उसका यूज आने वाले चैप्टर्स में होता है, नहीं तो वो अभी आपको मैंने अगर क्वांटम संख्या नहीं बताई होती तो आपको ये समझ में नहीं आता। अभी तो आपको क्वांटम संख्या बता दी, आपने पढ़ लिया, आपको अच्छे से आता है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। n+l एक्चुअली में होता है क्या है, जो n+l है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऊर्जा के। मतलब ये बताता है कि अगर n+l की वैल्यू कम होगी तो उसकी ऊर्जा कम होगी, और n+l की वैल्यू जिस
कोस के लिए ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके लिए भरा जाएगा, उस कोस में भरा जाएगा, कोस से उपकोस, और उपकोस के उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा, और सबसे बाद में या लास्ट में उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसमें कॉन्फ़िगरेशन में भरा जाएगा। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोस एंड उपकोस की। कोस एंड उपकोस की, ये कोस है, ये उपकोस है। अब कोस को जनरली हम n से शो करते हैं और उपकोस को हम जनरली l से शो करते हैं, और l की वैल्यू 0 से n-1 के बीच में होती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब ये कोस ऐसे मान लो k था, l था, m था और ये n था, ये कोस की संख्या है। इसको हम n बराबर 1 से डिनोट करते हैं k को, इसी प्रकार n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, अब उपकोस के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 होती है, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 1 - 1 मतलब 0, इसी प्रकार से 1, 2 एंड 3, ये पहले भी मैंने बता रखे हैं क्वांटम नंबर में, आप देख सकते हो जाके। अब 0 के लिए आपको याद रखना है, ये s उपकोस के लिए होती है वैल्यू, p के लिए 1 p के लिए होती है, 2 d के लिए होती है, और जो 3 होती है ना वो f के लिए होती है। तो आपको s, p, d और s के कॉरस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 याद रखनी है। ठीक है गाइस, s के लिए कितनी है 0, p के लिए कितनी है 1, d के लिए कितनी है 2, f के लिए कितनी है 3, ये याद रखनी है। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भर के देखते हैं, देखो एक बार, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p। ठीक है, अब n+l की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले इनके लिए, उसी क्रम में हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। n+l की वैल्यू निकालते हैं। 1s के लिए जो बाहर सबसे बाहर लगा होता है ना, जैसे 1, 2, 2, 3, ये तो n की वैल्यू होती है, और s, p, d, f के कॉरस्पॉन्डिंग l की वैल्यू मैंने यहाँ आपको लिख के बता दी कैसे होती है। तो n+l के लिए 1s के लिए 1s है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस, अब s के लिए देखो, s के लिए l की वैल्यू कितनी 0, तो 1 + 0, 1 + 0, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी तो वैल्यू हो गई, ये लो। अब हम बात करते हैं 2s की, n+l की वैल्यू 2s के लिए निकालें तो क्या हो जाएगी, 2s के लिए n की वैल्यू 2 प्लस s के लिए l की वैल्यू कितनी थी 0, तो मतलब कितना हो जाएगा 2 हो गई। इसी प्रकार से हम बात करते हैं p उपकोस के लिए n+l की वैल्यू। ठीक है, p के लिए n+l की, तो n बराबर 2p मतलब n की वैल्यू 2, और p के लिए ये देखो l की वैल्यू, इस p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 + 1, 2 + 1 इसका मतलब कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम बात करते हैं एक मिनट गाइस, एक सेकेंड, ओके। ठीक गाइस, n+ ये l की वैल्यू इसके लिए 3 हो गई। इसी प्रकार से हम 3s के लिए बात करते हैं। देखो n+l के लिए 3s के लिए बात करें तो देखो n 3 का मतलब n बराबर 3, और s के लिए l की वैल्यू 0, तो कितनी हो जाएगी, दोनों को मिला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो सेम सेम आ रहा है, अब इसमें भी बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर आगे बात करते हैं, देखो 3p के लिए बात करेंगे, n+l के लिए 3p की वैल्यू n+l के लिए कितनी हो जाएगी, देखो n की 3 प्लस p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, देखो p के लिए l की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4। इसी प्रकार से हम 3d के लिए बात कर लेते हैं। जब 3d के लिए बात करेंगे n+l की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 3 का मतलब n = 3 प्लस d के लिए, ये देखो ये d है ना, इस d के लिए l की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, दोनों को टोटल करेंगे तो 5। इसी प्रकार 4s के लिए कितना हो जाएगा, देखो n+l की वैल्यू 4s के लिए लिखना चाहूँ मैं तो कितना हो जाएगा, 4s का मतलब n की वैल्यू 4 और s के लिए 0, तो मतलब टोटल का दोनों का सम कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार हम 4p, अब लास्ट और एक की ओर लिख लेते हैं 4p की। 4p के लिए n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आप n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n का मतलब 4 और p के लिए 1 होती है, तो 4 मतलब 1 = 5। देखो अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, किस प्रकार से भरेंगे, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो गाइस, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे कम होगी। देखो n+l की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, 1, ये किसके लिए है 1s के लिए, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद में देखो 2 किसके लिए हैं, 2s के लिए, तो फिर 2s में भर दिया।
फिर उसके बाद में देखो 3 दोनों के लिए सेम आ रही है। तो जब n प्लस l की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में या उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू सबसे कम होगी। अब देखो 2p एंड 3s में n 2p और 3s में n किसके लिए कम है, 2 है ना इस 2p के लिए, तो इसमें 2p में सबसे पहले भरा जाएगा 2p और फिर भरा जाएगा 3s। अब 4 की बात करते हैं अगले वाले में। देखो अब 3 के बाद में 4 है ना n प्लस l की वैल्यू, अब 2 के लिए, ये भी 2 के लिए हैं। देखो किस किस के लिए हैं, 3p के लिए हैं एंड 4s के लिए हैं। ठीक है गाइस, 3p एंड 4s के लिए हैं दोनों की वैल्यू। अब 3p एंड 4s दोनों में अगर आप देखो तो n प्लस l की वैल्यू सेम है। तो जब n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरे जाते हैं जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। तो 3p एंड 4s में n की वैल्यू किसकी कम है, 3p की कम है। तो 3s के बाद में 3p, अब देखो 3p के बाद 3d नहीं आएगा, पहले 4s आ जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी, क्योंकि 4s जो 3d है ना उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो अब 4 के बाद में अब 5 इन दोनों के लिए देखो कॉमन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 3d में और 4p में, जिसके लिए n की वैल्यू सबसे कम होगी। n की वैल्यू सबसे कम किसकी है इन दोनों में, 3d के लिए। तो इसके लिए वैल्यू भरी जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3d में और फिर भरे जाएंगे 4p में। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन वो इसी क्रम में भरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा 3d को आप पहले ले लोगे और 4s को बाद में लोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इस क्रम को फॉलो करना है। अगर आपको ये निकालने में n प्लस l में कोई दिक्कत हो रही है तो इसका एक अल्टरनेटिव है, आप उसे उस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। देखो गाइस, ये मैंने आपको ये बताया है कि ये कोस के हिसाब से हैं, ये k l m n, आगे भी यही है। जैसे k के लिए 1 मतलब k कोस में एक ही कोस होता है s वाला, l में 2 होते हैं s एंड p, m में 3 होते हैं s p d और n में 4 होते हैं s p d f। इस प्रकार से आगे भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से इनको जमा लेना है, 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d फिर 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d एंड 5f फिर 6p 6s 6p 6d 6f, ऐसे लिख लेना है। फिर आपको ऐसे चलना है, यहाँ से ऐसे सीधे ऐसे चलना है, फिर इसके पीछे जाके फिर इसको काटना है, जो इसकी लाइन पे आते जाएंगे ना उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। फिर इसके पीछे चलना है, फिर इसको काट देना है, काट दिया, फिर इसके पीछे चलना है और फिर इसको काट देना है बिल्कुल सीधा। फिर इसके काटना नहीं है, बैकवर्ड लो तो बिल्कुल सीधा जाना है और फिर नीचे आओ तब काटते हुए आना है, ऐसे काटते हुए आना है। इस प्रकार से जिस लाइन पे जैसे जैसे आ रहे हैं ना, जो पहले लाइन पे आएगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले 1s आया तो देखो 1s में इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसके बाद में देखो 2s आया तो 2s में भर दिया, उसके बाद 2p में भर दिया, उसके बाद 3s में भर दिया, देखो 2p के बाद 3s, उसके बाद 3p आया। अब देखो उसके बाद 4s आ रहा है, ये 4s आ रहा है, 3d उसके बाद में आता है, देखो ये 4s आ गया और फिर 3d आ गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, इसे भी याद रख सकते हो। इसको ये याद रखने का और भी ईजीएस्ट मेथड है, तो आप कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो, आपको जैसे सूटेबल लगे उस हिसाब से। क्योंकि देखो ये भी क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+1, ये देखो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+1 की बढ़ते हुए क्रम ही बता रहा है। तो जैसे इधर से इधर जा रहे हैं ना तो n प्लस l की वैल्यू बढ़ रही है, n प्लस l की वैल्यू बढ़ रही है। तो सबसे कम किसके लिए n प्लस l की वैल्यू 1s के लिए, और सबसे ज़्यादा किसके हैं इसमें 3d के लिए। तो सबसे पहले इसलिए कम वाले में भरा जाएगा, तो इसके लिए n प्लस n की वैल्यू कम होगी, तो 1s की सबसे कम है तो सबसे पहले इसमें भरा जाएगा। और इस प्रकार n प्लस l की वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन में भरे जा सकते हैं। तो ठीक है गाइज, इस प्रकार से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा, एक उपकोष में या एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और कितने प्रकार से उसका चक्रण हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करेंगे। अभी ये थोड़ा लेक्चर लंबा बन जाएगा, इसलिए आपको यहाँ तक पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल से कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाने हैं। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है गाइस, इसी क्रम में ज़रूरी सूचना, आप अभी जाके यूनियन एकेडमी ऑफिशियल चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ अपनी जो भी क्वेरी हो या मेरे को आप भेज सकते हो, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह है ना वो सबसे पहले यहीं अपलोड करता हूँ, यहीं डालता हूँ। ठीक है गाइस, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दिस इज़ आर के यादव हियर एंड साइनिंग ऑफ दिस सेशन। धन्यवाद।